हेलो, गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स। मैं वी.के. राय आज फिर से आपके साथ मुखातिब हूँ। चैप्टर 23 अव्यय। इस अव्यय के अंतर्गत आज आप क्रिया विशेषण जो अव्यय का एक भेद होता है उसके बारे में जानेंगे। इसके पहले कि मैं क्रिया विशेषण पर आपसे चर्चा करूं, मैं आपको बताना चाहूँगा, आप पहले पढ़ चुके होंगे लेकिन फिर से मैं उसको पुनरावृत्ति कर दे रहा हूँ कि अभिकारी क्या होता है। आपको अभी मैंने कहा कि क्रिया विशेषण ये एक अभिकारी पर है। आपके मन में एक जिज्ञासा उठेगी कि आखिर अभिकारी होता क्या है। प्रीवियस चैप्टर 4 में आपने इसके बारे में जाना होगा, लेकिन फिर से एक बार इसको अपने दिमाग में स्मरण कर लो कि जब लिंग वचन कारक के कारण शब्द में बदलाव नहीं होता है तो उसे हम अभिकारी पर कहते हैं। ऐसे मान लो आज एक शब्द है, इसको आप एक वचन में भी प्रयोग कर सकते हो, बहुवचन के वाक्यों में भी प्रयोग कर सकते हो। वह आज घर जाएगा, चाहे वे आज घर जाएंगे, तुम आज घर जा रही हो। तो चाहे लिंग बदले, चाहे वचन बदले, चाहे कारक बदले, वह शब्द जब अपना रूप न बदले तो उसी शब्द को हम अभिकारी कहते हैं। अब जैसे भी ले लो, जैसे अचानक, आज, यहाँ, कम, ये जो चारों पद देख रहे हो, ये चारों पद किसी भी दशा में अचानक, आज, यहाँ, कब, चाहे लिंग परिवर्तन हो जाए वाक्य में, चाहे वचन परिवर्तन हो जाए, चाहे कारक में कुछ परिवर्तन हो जाए, ये अपना रूप कभी नहीं बदलते। तो जब पद लिंग वचन कारक के कारण बदलाव न करे तो उसे हम अभिकारी पद कहते हैं। क्रिया विशेषण के अंतर्गत जितने भी पद आपको मिलते हैं वे सब के सब अभिकारी पद कहलाते हैं। अब मूल चीज पर आओ, क्रिया विशेषण, जो इस मूल चैप्टर की मूल बात है कि क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। तो याद रखो कि क्रिया की विशेषता जो शब्द बतलाता है उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। ध्यान रहे, ये क्रिया विशेषण शब्द मूलतः क्रिया के साथ सटा हुआ होता है, क्रिया के ठीक पहले आता है, अर्थात वह क्रिया के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन यदि हम इसको वाक्य के बीच में भी बोल दें या प्रारंभ में ही बोल दें, तब भी वह उसका संबंध डायरेक्ट क्रिया के साथ होगा। आज मैं विद्यालय नहीं जाऊंगा, मूल बात क्या है? आज मैं नहीं जाऊंगा, आज नहीं जाऊंगा, अर्थात आज का डायरेक्टली संबंध आपके जाना के साथ है, आज नहीं जाऊंगा। तो जो शब्द क्रिया के साथ जुड़ा हो, अर्थात जो शब्द क्रिया की विशेषता को बतलाता हो, उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। मेरे प्रिय छात्रों, इस क्रिया विशेषण के चार भेद हैं। क्रिया विशेषण के चार भेद हैं। इसके चार भेद हैं। इसका पहला भेद है कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक, काल का मतलब सीधे सीधे जानते हो उस समय। तो वे क्रिया विशेषण
जो क्रिया के काल को संकेत करें, क्रिया के काल की विशेषता बताएं या क्रिया के काल को संकेत करें, डायरेक्टली लिखो, वे क्रिया विशेषण जो क्रिया के काल को संकेत करें उसे हम कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। वे क्रिया विशेषण, कोई भी परिभाषा जो भी स्टार्ट होगी क्रिया विशेषण की सारी वे क्रिया विशेषण से याद रखना, इससे से स्टार्ट होगी। और जो मूलतः इसकी सबसे हल्की सी परिभाषा को याद करने का तरीका ये है कि जो भी आपकी हेडिंग दी गई है, जो भी प्रश्न पूछा गया है, उसी शब्द की विशेषता बतानी। तो वे क्रिया विशेषण जो क्रिया के काल को संकेत करें उसे हम कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे आज, कल, परसों, इसमें मूलतः दो शब्द ज़्यादा याद रखना, सदैव और हमेशा। ये दो शब्द ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए इसको ज़्यादा दिमाग में, सदैव और हमेशा कालवाचक क्रिया विशेषण। तो अब आप क्लियर हो गए होंगे कि वे क्रिया विशेषण जो क्रिया के काल को संकेत करें उसे हम कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। नंबर 2, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण। इन प्रिय छात्रों, रीत का अर्थ होता है ढंग। अब इसमें भी वही स्टार्ट करो कि वे क्रिया विशेषण जो क्रिया की रीत या ढंग, दोनों सब दिमाग में रखना, वे क्रिया विशेषण जो क्रिया के रीत या ढंग को संकेत करें उसे हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। इसके अंतर्गत शब्दों का अचानक, जैसे अचानक, धीरे धीरे, जल्दी आदि। नंबर 3 है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण। अब इसकी भी परिभाषा उसी तरीके से दिमाग में आ जाएगी कि वे क्रिया विशेषण जो क्रिया के स्थान को संकेत करें, अर्थात यहाँ, वहाँ, ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं, आगे, पीछे, ये मूल शब्द उसके हैं। और सबसे लास्ट नंबर 4 है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अब इसकी परिभाषा हो जाएगी परिमाण। आपने विशेषण के चैप्टर में पढ़ा है कि परिमाण का मतलब होता है मात्रा। तो ये जो मात्रा होगी ये दूरी इत्यादि को नहीं इंडिकेट करेगी। ये जो मात्रा होगी उस चीज़ को, जो कुछ आप प्रयोग कर रहे हो, चीज़ बहुत है कि कम है कि ज़्यादा है, ये आया। तो वे क्रिया विशेषण जो क्रिया के परिमाण या मात्रा को संकेत करें उसे हम ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। परिमाण या मात्रा। और रीतवाचक में मैंने आपको बताया है रीत या ढंग। तो आप 4 के चारों से परिभाषित हो चुके हो। क्रिया विशेषण के 4 भेद: रीतिवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। कोई भी परिभाषा आप स्टार्ट करोगे, वे क्रिया विशेषण जो क्रिया के काल को संकेत करें तो कालवाचक, क्रिया के स्थान को संकेत करें तो स्थानवाचक, क्रिया के रीत या ढंग को संकेत करें तो रीतिवाचक, क्रिया के परिमाण या मात्रा को संकेत करें तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। और चलते चलाते एक और चीज़ आपको बतला दें कि क्रिया विशेषण विशेषण से मिलता जुलता है।
लेकिन क्रिया विशेषण और विशेषण में थोड़ा सा अंतर होता है। ध्यान से इसको आप नोट कर लीजिएगा कि क्रिया विशेषण में संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है, जबकि क्रिया विशेषण में क्रिया की विशेषता बताई जाती है। ये उसका अंतर हो गया। और आपने 4 चीज जानी। अभिकारी पद किसे कहते हैं? जब लिंग, वचन, काल, कारक के कारण शब्द में कोई बदलाव नहीं होता तो वो अभिकारी होता है। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं: रीतिवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। और अंत में आपने ये जाना कि विशेषण और क्रिया विशेषण में क्या अंतर होता है। तो आज इन्हीं सभी बातों के साथ इस क्लास का समापन। बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।